हेलो बच्चों, आज की ये वीडियो है स्पेशली हमारे सीए फाउंडेशन के सभी स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आप जानते हैं दिसंबर अटेम्प्ट में अब बचे हैं सिर्फ 15 दिन। तो इन 15 दिनों के अंदर आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है इस वीडियो में वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके मन में एग्जाम को लेकर बहुत सी नर्वसनेस, बहुत सी एंजाइटी और काफी सारे सवाल मन में चल रहे होंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखना और मैं आपको इसमें सारी बातें बताऊंगा कि किस तरह से आपको 12 घंटे का अपना टाइम टेबल रखना है, अगले 15 दिन किन बातों का ध्यान रखना है और चारों ही सब्जेक्ट्स के अंदर किस तरह से अप्रोच करके आगे बढ़ना है अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कि अगले 15 दिन आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कोशिश करनी है अपने एग्जाम रूटीन को फॉलो करने की, यानी कि आप जब एग्जाम देने जाते हो तो उस दिन कैसे बिहेव करते हो। आप सुबह जल्दी उठते हो, टाइम से सारी चीजें करते हो, प्रॉपर टेबल चेयर पर बैठकर आपको 3 घंटे पेपर लिखना होता है। उसके बाद आप घर आते हो, रेस्ट करते हो, अगले 1-1.5 दिन में अगले पेपर की तैयारी करते हो। तो आपको अब अगले 15 दिन अपनी बॉडी और अपने माइंड को उसी तरह ट्रेन करना है। यानी कि अब अगले 15 दिन जब आप घर में बैठकर पढ़ाई करेंगे तो ये नहीं कि हम बिस्तर पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, लेट कर पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं पर भी पढ़ाई कर रहे हैं। प्रॉपर टेबल चेयर पर बैठकर एटलीस्ट 3 घंटा तो जरूर पढ़ाई करो और उन 3 घंटे जरूर पढ़ाई करना जो आपके एग्जाम के टाइम होता है। यानी कि अपनी बॉडी को बिल्कुल उसी फ्लो में ढाल लेना है जिस फ्लो में आपको एग्जाम देना है, ताकि आपको एग्जाम वाले दिन अटपटा ना लगे। आपको ये ना लगे कि यार अभी तक तो मैं इतने बजे सोता था और आज एग्जाम देने बैठा हूं तो पेपर दिया नहीं जा रहा, नींद आ रही है, आलस आ रहा है। तो बिल्कुल कोशिश करो जो आप एग्जाम में रूटीन फॉलो करने वाले हो वही रूटीन अपने इन डे टू डे दिनों में भी फॉलो करो। दूसरी चीज, अब इस समय अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना है। देखो बच्चों, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं। जब मैं भी पढ़ाई करता था, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट था, तो ऐसा नहीं था कि हमारे को चारों सब्जेक्ट्स बिल्कुल अच्छे से आते थे। हर बच्चे को किसी न किसी सब्जेक्ट में डर लगता है, कोई सब्जेक्ट उसको अच्छा लगता है। तो अब ये जो टाइम होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि ये जो टाइम होता है वो कभी भी अपने वीकनेसेस पर ज्यादा देने का नहीं होता। अब अपनी स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रॉन्ग करने का समय होता है। यानी कि जो चीजें अब छूट गई, जो छूट गया, जो नहीं आता या जिसमें थोड़ा सा डर है, उसको बहुत अब हम ऊपर नहीं लेके जा सकते। बस हाँ, इतना जरूर कर लेंगे कि डेंजर जोन में ना आए। पर जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, हो सकता है किसी बच्चे को अकाउंट्स अच्छा लगता हो सकता है किसी बच्चे को इकोनॉमिक्स अच्छा लगता हो, किसी को मैथ्स स्ट्रांग लगता हो। आपको कोशिश करनी है कि कम से कम 2 सब्जेक्ट अपने इतने अच्छे से करके जाओ कि एटलीस्ट बचे हुए 2 में जिसमें आपको डर लग भी रहा है, 40-40 मार्क्स भी आ जाएं तो आप ओवरऑल पास हो जाओगे। तो अब अपना टाइम आपको देना है स्ट्रेंथ्स पर। तीसरी चीज, सबसे बड़ी गलती, सारे बच्चे इस समय लगे होते हैं कि यार तू अपना क्वेश्चन दिखा दे, तेरे यहाँ क्या करवाया है। इंटरनेट पर ढेरों जगह, क्योंकि अब मटेरियल इतना फ्री फ्लोट होने लगा कि आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। तो सबसे बड़ी गलती ये नहीं करनी कि आप नए नए मटेरियल, नए नए क्वेश्चनों को अब जाकर देखो। वो समय बीत चुका। वो समय होता है जब आप कुछ नया पढ़ते हो, सीखना चाहते हो, उस समय नए नए क्वेश्चंस का एक्सपोजर लेते हो। अब आपको नए नए एक्सपोजर लेने का समय नहीं है। पता चला कोई नया क्वेश्चन देखा, दिन भर की आपकी कॉन्फिडेंस डाउन हो गई कि यार ये तो मुझसे हुआ ही नहीं। तो बिल्कुल भी कोई नया मटेरियल, कोई नया क्वेश्चन नहीं देखना। उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं मटेरियल को बार बार देखो जिनमें आपको कॉन्फिडेंस है, जो आपको अच्छे से आता है। कुछ भी नया नहीं देखना। चौथी चीज, अपने आप को कंपेयर मत करना। दोस्त से फोन पे मत पूछना कि यार तेरा कितना हो गया। पता चला उसने पलट के जवाब दे दिया, यार मेरा तो 4 बार रिवीजन हो गया, मैंने तो सारे क्वेश्चंस कर लिए। आप मन ही मन फिर घबरा जाओगे, आपको लगेगा यार मेरा तो अभी सिलेबस भी नहीं हुआ और उसने 4 बार रिवीजन कर लिया। ये सब बातें बेकार होती हैं। पता चला कोई भी कुछ बोल दे, या कहीं पर आप सोशल मीडिया पे किसी का पोस्ट पढ़ लो कि मैंने तो बहुत अच्छा कर लिया है, मैंने तो बहुत रिवीजन कर लिया है। तो बिल्कुल भी इन सब चीजों में मत पड़ना। यानी कि सिंपल सी बात है, अपने आप को कंपेयर मत करना। आपकी अपनी मेहनत है, आपकी अपनी स्टोरी है, आप अपनी जर्नी चल रहे हो, वो अपनी जर्नी चल रहा है। तो बिल्कुल भी किसी तरह के कंपैरिजन में नहीं पड़ना। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने अंदर जो विश्वास है उसे जरूर मेंटेन रखना है आपको। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं, मेरे भी बहुत सारे दोस्त होते थे जब मैं तैयारी करता था, जो बोलते थे कि हमने तो सब कुछ पढ़ लिया, हमें तो सब कुछ आता है। तो मुझे भी लगता था कि यार पता नहीं मेरी तैयारी शायद सही नहीं चल रही है, मैं तो बहुत पीछे चल रहा हूं। पर बैक ऑफ द माइंड एक बिलीफ जरूर रखता था कि चलो जो भी है, मैंने अपनी जो तैयारी करी है, जितना भी पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है, और एक कॉन्फिडेंस था कि मैं पेपर में अच्छा जरूर करूंगा। बाकी रिजल्ट तो भगवान के हाथ में, जो होगा होगा। पर अपने अंदर ये बिलीफ रखनी है कि हम अपनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं और उसी पर फोकस करना है। एंड लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगले 15 दिन सारी बातें भूल जाओ।
रिजल्ट की टेंशन भूल जाओ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम पास नहीं कर पाएंगे, पहले से ही प्रिपेयर रहो। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, दुनिया होती है, उसमें क्या है, वापस से सक्सेस मिल जाएगी। हमने हार्डवर्क करा, हमने लर्निंग ली है, ऐसे सोचो, आपने नई चीजें सीखी हैं। पिछले 6 महीने जो आपने पढ़ाई करी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला, 4 नए सब्जेक्ट्स पढ़े, चीजें पढ़ी, तो बस किस बात का डर। तो अपना बेस्ट दो। अगले 15 दिन ये सोचो कि मुझे अपना काम करना है, और अपने पेरेंट्स से बात करते रहो बीच बीच में, वो बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगते हो, तो पेरेंट्स ही एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है आपके लिए जो वाकई में आपकी हर बात को समझेंगे, आपकी तकलीफ देखेंगे, आपकी मेहनत देखेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। तो पेरेंट्स से बात करते रहो, मम्मी से, पापा से, किसी से भी जिससे आपको अच्छा लगता है, उन्हें कुछ भी बता दो, चाहे उन्हें समझना है कि मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, वो रह रहा है, इतना बचा है, वो बचा है, तो आपको अच्छा लगेगा। तो अगले 15 दिन इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अब आते हैं जी टाइम टेबल पर। तो 12 घंटे का बच्चों मैंने एक टाइम टेबल बनाया है आपके स्टडी आवर्स का, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली मॉड्यूलेट कर सकते हो, पर मेरी कोशिश ये है कि अब आपको 12 घंटे जरूर इनपुट देना चाहिए। तो उसके पीछे मैंने क्या साइंटिफिक चीजों का ध्यान रखा है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, और आप उसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे भी कर सकते हो। मैंने आपके लिए 6 घंटे सोने का समय रखा है, जो इस समय के लिए सफिशिएंट है। 5 बजे आप उठो, आधा घंटा नॉर्मल एक्टिविटीज करनी है, उसके बाद आप 5:30 से 7 बजे 1.5 घंटे का ये जो स्लॉट है, सबसे पहले उठते ही माइंड फ्रेश है तो अपने किसी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को पढ़ लो। तो आप उसमें ऑल्टरनेटिव डेज के हिसाब से या अपने हिसाब से इकोनॉमिक्स और लॉ को शफल कर सकते हो। फिर उसके बाद आपने आधा घंटा थोड़ा सा ब्रेक लिया। अब अगले 2 घंटे की जो सिटिंग लगानी है आपको, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ चुके हो, तो अब आपको करना है कुछ प्रैक्टिकल। तो अगले 2 घंटे करना है आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उसके बाद आपने फिर 1 घंटे का ब्रेकफास्ट के लिए समय लिया। 10:30 बजे आप फिर से अपने 2 घंटे की अगली सिटिंग के लिए बैठोगे, और आपको अब करना है अकाउंटेंसी, क्योंकि अकाउंटेंसी आपको डेली ही पढ़ना पड़ेगा अब। उसके बाद आपने आधे घंटे का ब्रेक लिया। अब लंच से पहले 1 घंटे का एक छोटी सी विंडो हमने रख ली, जिसमें क्योंकि 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ लिए बड़े वाले, तो अब एक बीच में एक छुटमुंजा सा सब्जेक्ट थ्योरी बीसीआर या बीसी के बस रीडिंग लेनी है, उसको अल्टरनेटिवली शफल करके रख सकते हो। फिर आपने लंच ब्रेक लिया 1 घंटे का। 3 से 5:30 सबसे बड़ा स्लॉट है आपका 2.5 घंटे का, इसमें बैठकर आप अपने अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आपका पहला पेपर भी अकाउंटेंसी का है, सिलेबस भी ज्यादा है, चीजें भी ज्यादा है, तो इसलिए 2.5 घंटे की सीटिंग में आपने अकाउंट्स करा। देन 1 घंटे का शाम का ब्रेक बहुत जरूरी है, पार्क में जाओ, वॉक करके आओ। ये नहीं कि वॉक करने गए और मोमोज खा लिए, नहीं, सेहत का भी ध्यान रखना है, उल्टी सीधी चीजें अब नहीं खानी, घर में खिचड़ी खानी है बस, और कुछ नहीं खाना। तो 1 घंटे सिर्फ आपको वॉक करना है, थोड़ा सा म्यूजिक सुन लिया, अपने माइंड को लाइट रख लिया, जो मन करे वो कर लो। फिर अगले 2 घंटे की जो सिटिंग है, क्योंकि प्रैक्टिकल पढ़ चुके तो थ्योरी यहां पर हमने डाल दी, तो उसमें आप लॉ और इकोनॉमिक्स को वापस से शफल करके अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हो। देन डिनर ब्रेक, और उसके बाद लास्ट का जो 1 घंटा है सोने से पहले 9:30 से 10:30, उसमें आपको सिर्फ फॉर्मूले देखने हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट्स की रीडिंग लेनी है, कुछ करना नहीं है, कोई बड़े क्वेश्चन लेके मत बैठ जाना। पता चला बैलेंस शीट टैली नहीं हुई तो रात को नींद नहीं आ रही और टेंशन हो गई, तो नींद भी बहुत जरूरी है। तो सोने से पहले कोई टेंशन वाला काम नहीं करना, सोने से पहले अपनी वो चीजें करनी है जो लिखी हुई है, बस देखना है, रीड करना है ऊपर से। तो कॉन्सेप्ट फॉर्मूले पढ़ लिए या फिर फॉर्मूले क्यूए के रिवाइज कर लिए। तो इस तरह से आप अगले 15 दिन थोड़ी सी थ्योरी और प्रैक्टिकल की शफलिंग करके 12 घंटे का इनपुट जरूर देना। अब मैं आपको बताऊंगा कि चारों ही पेपर में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या अप्रोच रखनी है। 15 दिन बचे हैं, तो सबसे पहले पेपर 1 अकाउंटेंसी। देखो, जितने भी टेस्ट हमने यहाँ पर बच्चों के लिए, जिन भी बच्चों के नंबर कटे, उसमें मेजर गलतियां ये कि आप या तो फॉर्मेट नहीं बनाते प्रॉपर, नरेशन नहीं करते, इन बातों का ध्यान रखना है। आप देखो सीए प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, आपकी कॉपीज चेक करने वाले प्रोफेशनल होते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह लगना चाहिए। वो 11वीं 12वीं वाले माइंडसेट से बाहर निकलना है। ये नहीं सोचना अरे यार आंसर मैच तो हो गया, मैच नहीं होना चाहिए। मैच चाहे ना हो, कायदा इतना बढ़िया हो फॉर्मेट का कि लगे कि इंप्रेशन हो कि ये तो प्रोफेशनल ने आंसर दिया है, सीए बना रहा है, तो अंदर से वो फीलिंग लानी है कि मैं सीए हूं और आंसर ऐसे बना के दूं कि सामने क्लाइंट को पेश कर रहा हूं। तो सीए वाले स्टाइल में आपको फॉर्मेट और नरेशन प्रॉपर, इन बातों का ध्यान रखना है। शॉर्ट फॉर्म्स बिल्कुल नहीं लिखनी कि जी अपना कुछ भी लिख दिया शॉर्ट में, करंट लाइबिलिटी को सीएल लिख लिया, करंट एसेट को सीए लिख लिया, या मतलब इस तरह के किसी भी शॉर्ट फॉर्म में नहीं पढ़ना। सीए हो आप, ध्यान रखना। कटिंग या ओवर राइटिंग बहुत बच्चे करते हैं, इसको अवॉइड करो। अब सर हो गई कटिंग तो अब क्या करें, तो देखो मैं कैसे करता था। मान लो ये 7000 लिखा है, अब मुझे इसको 9000 करना था, तो बच्चा क्या करता है यार, इसी को 7 को चले एक छोटा सा लट्टू घुमा लिया तो ये लो जी 9 बन गया। अब ये चीजें सीए वाली लग रही है, ये सीए साहब ऐसे कर रहे हैं, नहीं, आपको क्या करना है, मैं
सिंपल तरीका बता देता हूं, कटिंग है तो हो गई, कोई बात नहीं, आप ब्लॉक बना लो, उसमें ऐसी ऐसी 2 लाइन बनाकर या 3 लाइन बनाकर उसको कट कर दो, आगे जगह है तो आगे लिख लो, ऊपर है तो ऊपर लिख लो, मतलब कायदे से तो लगे कम से कम। तो कटिंग और ओवर राइटिंग को अवॉइड करना है, हो जाए तो भी उसमें अपने इंप्रेशन को दिखाना है कि देखो कटिंग हुई है लेकिन मैं ढंग से कर रहा हूं। इसके बाद एमटीपी और आरटीपी ये एक एक सॉल्व कर लेना अपने हाथ से 3 घंटे का टाइमर लगा के बस, और बाकी कोई अतरंगी पना नहीं करना है। ये दोनों करके रिवीजन टेस्ट पेपर में तो आपका हर चैप्टर कवर हो जाएगा, तो इसमें टाइमर चाहे मत लगाओ 3 घंटे का। मॉडल टेस्ट पेपर में आपको 3 घंटे का एग्जैक्ट पेपर मिलेगा, उसको टाइमर लगा के जरूर करना है, और बस वो करते ही अपने आप एनालिसिस हो जाएगा कि मैं कहाँ हूं। बड़े चैप्टर्स जो हैं, जो आपको अब खुद पता है एमटीपी के हिसाब से, उन्हें पहले कर लेना, उनका रिवीजन भी ज्यादा रखना, छोटे चैप्टर्स इजी चैप्टर को बाद के लिए छोड़ना। कॉन्सेप्ट की रीडिंग लेते रहो। जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया है क्लास के अंदर, तो उनको तो कॉन्सेप्ट रजिस्टर्स के अंदर सारी कॉन्सेप्चुअल बातें लिखवाई हैं, तो आप उनकी रीडिंग लेते रहो। अदरवाइज जिन्होंने नहीं भी पढ़ा या कहीं से भी ट्यूशन पढ़ा है, तो उनके भी ट्यूटर ने जरूर लिखवाई होंगी, या उनको भी कोई मटेरियल जरूर मिला होगा, नहीं तो आईसीआई का मटेरियल तो मिला ही मिला होगा। तो आपको कॉन्सेप्चुअल रीडिंग लेते रहनी है अकाउंटेंसी में, कॉन्सेप्चुअल बातों को ध्यान रखना है कि भाई क्या फॉर्मूले थे, क्या बातें थी, क्या एंट्रियां थी, कैसे लेजर पोस्टिंग होती है, वो सब। और प्रेजेंटेशन ये तो जरूर ध्यान देनी है। अगले 15 दिन प्रैक्टिस भी करो, तो ये सोच के करो कि मैं एग्जाम में बैठ के पेपर सॉल्व कर रहा हूं। तो इन बातों को मिक्स कर लेना अकाउंटेंसी की तैयारी में, तो आपका पेपर बहुत बढ़िया होगा। अब आ जाओ लॉ और बीसीआर में। अब बहुत सारे बच्चों को लॉ में डर लगता है कि सर इसमें तो बिल्कुल रटना पड़ता है, हमें तो सेक्शन याद नहीं है, या कई बच्चे ओवर अतरंगी, उन्हें सेक्शन जबरदस्ती लिखने का मन करता है। तो देखो भैया, सेक्शंस की कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है सीए फाउंडेशन में। आपको नहीं याद, गलत याद है, मत लिखना, छोड़ देना, ऐसे लिख देना अंग्रेजी एज पर द रेलिवेंट सेक्शन, बस। नहीं याद तो मत लिखना। बाकी लॉ और बीसीआर में एक काम करना है बस आपको, रीडिंग 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 रीडिंग, जितनी लेते रहो उतनी कम, तो जितनी लेते रहो उतनी कम, बस लेते रहना रीडिंग। बहुत ज्यादा डेलिबरेटली रटने की जरूरत नहीं है, आराम से सिर्फ मेन पॉइंट पर फोकस करो। अंदर की कहानी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन अपनी लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजी की कुछ भी सेंटेंस बन रहे हैं कि भाई मान लो मुझे कहना है माई नेम इज पराग गुप्ता, तो मैंने बस ये वर्ड आगे पीछे कहीं भी जोड़ लिया कि गुप्ता माई नेम पराग, तो ऐसे नहीं, अंग्रेजी तो सही बनानी पड़ेगी ना। तो लैंग्वेज के पेपर में लैंग्वेज का ध्यान रखना है, तो चाहे बीसीआर हो चाहे लॉ हो, तो लैंग्वेज सही होनी चाहिए। हाँ, वो लैंग्वेज आप अपनी भी यूज कर सकते हो, ये आपको वहां पर थोड़ा सा सुविधा मिलेगी। एक एमटीपी और आरटीपी इसके जरूर करके चले जाना, तो आपको पता लग जाएगा पेपर का पैटर्न कैसा है, किस चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपको इसमें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ रीडिंग्स लेनी है ज्यादा, बाकी रटने की जरूरत नहीं है। मार्क माय वर्ड्स, मेन पॉइंट्स अच्छे से प्रेजेंट कर दोगे एग्जाम में, और चीजें अंदर सही लिखी होंगी बिना कटिंग के, तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिल जाएंगे। पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो भैया 15 दिन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सिर्फ आपको एक ही खेल करना है, फॉर्मूले पे फॉर्मूले, फॉर्मूले पे फॉर्मूले, ट्रिक्स पे ट्रिक्स, या तो रिवाइज करते रहो, जो लास्ट का 1 घंटा बताया टाइम टेबल में उसमें यही चीजें करनी है। 2 कैलकुलेटर अभी से अपने पास रखना सेम मॉडल के, एक कैलकुलेटर पे अभी प्रैक्टिस करते रहो, और वही सेम मॉडल का कैलकुलेटर एग्जाम में ले जाना। कई बार बच्चा क्या करता है, 6 महीने जिस कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करी, अब एग्जाम से पहले कहता है मैं तो नया कैलकुलेटर लेकर जाऊंगा। अब वो कोई और मॉडल का नया कैलकुलेटर ले गया, तो उस पे हाथ सेट नहीं है, उंगलियां ढूंढनी पड़ रही हैं। कुछ बच्चे जो 6 महीने प्रैक्टिस करी जिस कैलकुलेटर पे, वही एग्जाम में ले गए, उसका सेल वीक हो गया। तो 2 कैलकुलेटर रखना, मेरी राय ये है, सेम मॉडल के, एक पे प्रैक्टिस करते रहना सारी ट्रिक्स या जो भी आपको सिखाई गई हैं, और दूसरा मॉडल नया वाला एग्जाम में लेके चले जाना। बाकी मैथ्स के पेपर में ध्यान रखना, क्यूए के पेपर में एक रफ शीट मिलेगी आपको, तो अब जो भी आप मैथ्स की प्रैक्टिस करते हो अपने घर पे, अभी हैबिट डालो कि मैं बस एक सिंगल शीट ऑफ पेपर में छोटा वर्किंग नोट करके ऐसे सॉल्व कर लूं सारे क्वेश्चन कैलकुलेटर पर ही, कि एक शीट ऑफ पेपर पे मैं रफ वर्क कर पाऊं, क्योंकि एग्जाम में आपको एक शीट मिलती है रफ पेपर करने के लिए। बाकी एक एमटीपी की जरूर कर जाना, और स्टडी मटेरियल के ही क्वेश्चंस करने। स्कैनर का अब समय नहीं है, नहीं भी करोगे तो कुछ घिसेगा नहीं, ध्यान रखना। बस जो कर रखा है उसी को अच्छे से कर लो, कुछ भी नया अतरंगी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। तो क्यूए के अंदर बस अब ये बातों का ध्यान रखना है। एंड लास्ट पेपर नंबर 4,
जिस पर सब बच्चों को सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन फिर भी जिन बच्चों को थोड़ी तकलीफ है या इनमें किस बात का ध्यान रखना है, आप इसमें रीडिंग लो और बस समझ लो। यहाँ पर आपको बहुत हार्डकोर रटना नहीं है। मैंने नोट्स के अंदर कीवर्ड्स लिखवाए हैं कि भैया ये कीवर्ड है, वो बादल। तो एग्जाम में एमसीक्यू आएगा, इसका एग्जाम तो एमसीक्यू है, लॉ की तरह तो है नहीं कि आपको सब्जेक्टिव है कि पूरा ही रटना है। कीवर्ड पकड़ने हैं, अच्छा ये वो कीवर्ड देखा ऑप्शन टिक, वो कीवर्ड देखा ऑप्शन टिक। तो कीवर्ड पर फोकस करना है। नोट से या बुक से रीडिंग लेते रहो, हाईलाइट कर रखा है या करते रहो, कीवर्ड्स को मार्क कर रखा है तो वेरी गुड, नहीं कर रखा तो अभी कर लो। चाहे लास्ट मोमेंट पे रिवीजन इसमें बड़ा हेल्पफुल होगा, सिर्फ कीवर्ड्स का या हाईलाइटेड बातों का। 1 एमटीपी या 2 एमटीपी इसके अवश्य करके देख लो, थोड़ी सी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी इस पेपर में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो करनी, सिंपल है, पढ़ो, समझो, कीवर्ड्स पे फोकस करो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ना इसमें कोई स्पीड का इशू आएगा, ना कोई प्रेजेंटेशन का ड्रामा। तो ये पेपर आपके लिए बहुत इजी रहेगा, बस इन बातों का ध्यान रखना। तो ये थी बच्चों मेरी तरफ से अगले 15 दिन के लिए आपके लिए पूरी स्ट्रेटेजी, हर सब्जेक्ट का लेखा जोखा, किन बातों का ध्यान रखना है, आपका 12 घंटे का टाइम टेबल और अगले 15 दिन क्या करना है क्या नहीं करना, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बहुत बेस्ट विशेस मेरी तरफ से और दिल से यही कामना है कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है डेफिनेटली सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास कर लेगा और मैं आपसे मिलूंगा सीए इंटर के अंदर। अब सीए इंटर के अंदर होपफुली आप आओ, इस बात को आपको अब अभी से सोचना है ताकि 15 दिन आप इस जोश से मेहनत करो कि बस यही आखिरी 15 दिन है। एक बार फाउंडेशन क्लियर हो गया उसके बाद सोचो आप एक लीप ऊपर आ जाओगे, नेक्स्ट लेवल पर आ जाओगे। और सीए इंटर में तो इतना मजा आता है, सारे नए सब्जेक्ट, सारी नई पढ़ाई, तो खैर वो तो आगे की बात है। पर सीए फाउंडेशन में याद रखना है यही 15 दिन है, डिफाइन कर देंगे आपकी सक्सेस को। तो अब छोड़ना मत, वीडियो खत्म होने जा रही है, खत्म होते ही बिल्कुल बैठ जाना अपने पढ़ने पर और बहुत सी बेस्ट विशेस लेकर जाना, मेरी भी और पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेते रहना। बाकी आपसे मुलाकात करूंगा अब एग्जाम से पहले फाइनल विशेस देने के लिए। ऑल द बेस्ट।